अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में जैसे कि आपके इल्म में है, हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल से मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फ्यूचर में भी हम ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट कंटेंट की इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके। अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन की तरफ चलते हैं और आज के सेशन में हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है डॉक्टर सना मजीद ने, जो कि फाउंडर एंड क्लिनिकल डायरेक्टर हैं बायो हील स्पेक्ट्रम की। आइए इनसे मिलते हैं और बायो हील स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। बिफोर मूविंग ऑन, मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि डॉक्टर सना मजीद का एज अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विद ऑटिज्म हम इंटरव्यू कुछ अर्सा पहले कर चुके हैं। इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड उनकी जर्नी को सुनने के लिए और देखने के लिए, तो वो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है पेरेंट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स, वहाँ पे उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सना मजीद कि आपने इस सेशन के लिए दोबारा टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। इट्स माय प्लेजर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने क्लिनिक के बारे में बात करने के लिए। राइट। तो बिफोर के हम क्लिनिक के बारे में बात करें, हम चाहेंगे कि आपका अगर ब्रीफली इंट्रोडक्शन हो जाए। बहुत से लोग जानते होंगे और जो नए पेरेंट्स हैं जो नहीं जानते वो जान जाएंगे, तो थोड़ा सा वो हो जाए फिर हम आगे चलते हैं। जी बिल्कुल ज़रूर। सबसे पहले ये तो मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। आई एम अ मेडिकल ग्रेजुएट। उसके बाद मेरी पीडियाट्रिक ट्रेनिंग है जो कि मैं कंप्लीट नहीं कर सकी थी मेरे बेटे के डायग्नोसिस के बाद। और अपने बेटे के साथ काम करने के बाद जैसे ही मुझे मौका मिला तो जो मैंने फर्दर अपनी स्टडी स्टार्ट की वो सारी बायोमेडिकल इंटरवेंशंस पे थी फॉर ऑटिज्म एंड एडीएचडी। सो बेसिकली मैं पाकिस्तान और एशिया की पहली गैप साइट कंसल्टेंट हूँ। इसके अलावा मैं फेलो हूँ मेडिकल एकेडमी पीडियाट्रिक स्पेशल नीड अमेरिका की। इसके अलावा मैं सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ ओट्स और सीबो की। और इसके साथ ही मैं सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की और न्यूरोफीडबैक थेरेपी की। And last but not the least, I'm a student for Masters in Human Nutrition and Functional Medicine in America. राइट। ये तो काफ़ी एक्सटेंसिव आपकी बैकग्राउंड है और लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें मुझे पता थी और कुछ मुझे भी नहीं पता थी। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके बायो हील स्पेक्ट्रम की तरफ। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये बायो हील स्पेक्ट्रम है क्या, आप क्या करते क्या हैं आप लोग। अच्छा सो मैं आई ट्राई कि मैं जो भी डिटेल्स क्लिनिक के बारे में या ट्रीटमेंट्स के बारे में दूं तो वो हम बहुत लेमैन लैंग्वेज में लें ताकि वो मेजॉरिटी लोग उसको समझ सकें। तो जो बायोहील स्पेक्ट्रम क्लिनिक है बेसिकली ये एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल सेटअप है जहाँ पे हम डिफरेंटली एबल बच्चों की हेड टू टो असेसमेंट करते हैं। नॉट इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर्स बट देयर इन टर्म्स ऑफ देयर मेडिकल इश्यूज। ठीक है। बच्चों की फुल एग्जामिनेशन और उनके मेडिकल इश्यूज का पता करना इसलिए जरूरी है कि जो अमेरिकन रिसर्चेस हैं उनके मुताबिक एक मेजर चंक ऑफ ऑटिज्म जो है या एडीएचडी जो है वो रिलेटेड है कॉमन मेडिकल इश्यूज के साथ, जिनको हम इजीली मिस कर देते हैं क्योंकि वो मेडिकल इश्यूज प्रेजेंट करते हैं कॉमन सेंसरी बिहेवियर्स और स्पीच डिले के साथ। तो क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे के प्रोलॉन्ग बिहेवियर इश्यूज होते हैं, सेंसरी ओवरलोड है और मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इस वजह से वो मेडिकल इश्यूज जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते क्योंकि दोनों के सिम्टम्स सेम है। तो ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है कि ऑटिज्म और एडीएचडी को बहुत हद तक बेहतर किया जा सकता है और नियरली नॉर्मल भी किया जा सकता है अगर वो मेजर चंक ऑफ इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, क्योंकि अगर आप रिसर्चेस में भी देखें तो जेनेटिक परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। तो अगर आप जेनेटिक्स को निकालते हैं तो उसके बाद आपके पास जितनी परसेंटेज बचती है वो आपके एनवायरमेंटल डाइटरी कॉजेज हैं। ठीक है। अगर हम उन्हें सही तरह आइडेंटिफाई कर लें और उनके लिए बच्चों की लाइफ में चेंजेस करें तो बच्चों के बिहेवियर्स में लर्निंग में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स आती हैं जिससे उनकी रिकवरी प्रोग्रेस फास्ट होती है।
उनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन से मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं या कॉजेज हो सकते हैं। तो फूड इंटॉलरेंसेस हैं, बच्चों को डिफरेंट फूड आइटम से, फूड प्रोडक्ट से इंटॉलरेंस या सेंसिटिविटी होती है। मिसाल के तौर पे उसमें सबसे कॉमन हम गंदम और दूध को ले लेते हैं, और इन एलर्जीज या सेंसिटिविटीज की वजह से जरूरी नहीं है कि उसको डायरिया वॉमिटिंग हो, इनकी वजह से स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, बच्चे की इम्यूनिटी पुअर है, बीमार ज्यादा होता है। जैसे कि काफी सारी ऑटिस्टिक बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस रही होती है, या कहीं समहाउ इनमें से कुछ सीलेक भी होते हैं। तो एक तो ये फूड इंटॉलरेंस का बहुत बड़ा रोल है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी थे जिनको एग इंटॉलरेंस थी, और अंडा बंद होने से उनकी स्पीच बेहतर हो गई। हम्म। सिमिलरली जो भी बच्चा मेरे पास अगर हाइपर एक्टिविटी, जंपिंग, स्लीप इश्यूज के साथ आता है, अगर आप उसमें काउ मिल्क, बुफेलो मिल्क को कम करवा दें, तो वो उसके प्रॉब्लम्स 70-80% वहीं से रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, सो एक फूड इंटॉलरेंस है। फिर सेकंड नंबर पे बड़ा कॉमन है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जिसमें कुछ ऐसे वाइटामिन हैं जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में एवरीवन नोज के ये डेफिशिएंट होते हैं, पर हम ऑटिस्टिक बच्चों को नहीं समझते कि ये इनमें भी ये कमी हो सकती है, और हम इनके लिए उन वाइटामिन मिनरल्स के बारे में नहीं सोचो, जिसमें बड़ा कॉमन विटामिन डी है, आयरन है। इनकी डेफिशिएंसी से भी माउथिंग, सेंसरी ओवरलोड, लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं। तीसरे नंबर पे इन्फेक्शंस हैं। बहुत से साइलेंट इन्फेक्शंस बच्चों को चल रहे होते हैं, या फिर उनको पास्ट में इन्फेक्शंस रहे होते हैं, वो परसिस्ट कर रहे होते हैं। काफी सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं, जिनमें से एक पैंस पैंडास के नाम से बहुत मशहूर है, जो कि डिफरेंट इन्फेक्शंस की वजह से होता है। तो एक बिग चंक ऑफ ऑटिज्म जो है वो डेवलप होता है, तो उससे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हिस्ट्री में होता है कि जी हाँ, ये बीमार हुआ था, इसको गले के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते थे, फिर ये बीमार हुआ, एडमिट हुआ, और बस उसके बाद से हमारे मसले शुरू हो गए। इन सारे जो मैं आपको कॉमन कॉजेस बता रही हूँ, इन सब की कुछ ऑब्वियसली कुछ इनके और सिम्टम्स में एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी हैं, जिन पे आप इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, और इनमें से काफी सारों के लिए टेस्ट भी मौजूद हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको मैं नंबर 4 पे कर रही हूँ बट शायद लोगों को ना लगे, वो है सीजर डिसऑर्डर। हम्म। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रिसर्चेस, एटलीस्ट 60-70% बच्चे हैं जिनको साइलेंट सीजर्स चल रहे होते हैं, और मेरी क्लिनिक में, मेरी प्रैक्टिस में मैंने भी बहुत कॉमनली देखा है। आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे होते, बट एपिलेप्सी या सीजर डिसऑर्डर बहुत तरीके से प्रेजेंट करता है। जरूरी नहीं है बच्चों को फुल ब्लोन झटके लगे। हम्म। लॉस्ट हो जाना, बहुत ज्यादा क्राई करना, स्लीप इश्यूज, ये भी सीजर डिसऑर्डर हो सकता है। तो सीजर डिसऑर्डर बहुत कॉमन है। इसके बाद काफी सारे मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, मेथिलेशन एरर्स हैं। MTHFR जीन म्यूटेशन एक बहुत कॉमन सिनेरियो है, जिसके बॉडी पे आपको काफी सारे साइंस भी नजर आते हैं। इसके बाद एक कॉमन आप ले लें कि एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटीज जो हमारी मौजूद हैं, आप उसमें स्क्रीन भी ले लें, उसमें आप ले लें डिफरेंट पेस्टिसाइड्स जो स्प्रे इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्ट्स पे, फर्टिलाइजर स्प्रे जो इस्तेमाल हो रहा है। हैवी मेटल टॉक्सिसिटीज हैं, जिसमें कॉमन लेड, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम और मर्करी है। बच्चों में इनके लेवल्स ज्यादा हमें मिलते हैं, और ये भी रिलेटेड हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के साथ, हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, और सिमिलरली नॉन मेटालिक है टॉक्सिसिटीज भी हैं। तो ये एक कुछ बहुत मेजर मैंने आपको अभी जस्ट बताए हैं हम्म। कॉजेस, जो कि प्रेजेंट कर सकते हैं स्पीच डिले, बिहेवियर प्रॉब्लम या ADHD ऑटिज्म के साथ। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था, तो उसमें इंट्रो में मैं चाहूंगा कि उसको अगर आप थोड़ा आसान अल्फाज में मेरे जैसे बंदे के लिए एक्सप्लेन कर सकें, कि वहाँ लिखा है कि बायो हील स्पेक्ट्रम जो है वो इंटीग्रेटिव मेडिकल एंड फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिस का, इसका क्या मतलब? ओके, सो बेसिकली जो फंक्शनल मेडिकल या इंटीग्रेटिव मेडिकल प्रैक्टिस का जो पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे पास आते हैं, कहीं पर भी आपकी बॉडी में पेन है, ठीक है, आपकी टांग में दर्द है, सो एक जो जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे हो सकता है कि मैं आपको एक पेन किलर से पहले स्टार्ट कर दूं, और ज्यादा ही कुछ हुआ तो शायद मैं आपको विटामिन डी दे दूं। बट आपके पहली विजिट की बात कर रही हूँ, और एक जनरल सी एक सिनेरियो। बट इंटीग्रेटिव मेडिकल अप्रोच में हमेशा उसका कॉस्ट सोचा जाएगा। आपकी डाइट क्या थी,
आप किस किस्म की ग़िज़ा लेते रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ग़िज़ा में कम थी और वो प्रेजेंट कर सकती हैं आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के साथ, जॉइंट इन्फ्लेमेशन के साथ, बॉडी एचेस के साथ। उसके बाद आपका लाइफस्टाइल क्या है, क्या आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, नहीं करते। आपकी इन सारी चीजों पे बेस्ड आप एक असेसमेंट बना सकते हैं कि ये सिर्फ एक पेन किलर के तौर पे नहीं होना चाहिए, आपकी फर्दर और लाइफस्टाइल या इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। ओके। तो जो इंटीग्रेटिव मेडिकल अप्रोच है उसमें डाइट से लेके हेड टू टो आपके पूरा लाइफस्टाइल, आपका सोना, आपका चलना फिरना, एक फिजिकल एक्टिविटी, आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनता है उसमें ये सब चीजें मैटर करती हैं। फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ अ ऑटिस्टिक एडीएचडी चाइल्ड, मुझे जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ तो मुझे चाहिए है कि बर्थ पे क्या इश्यूज थे, इवन कि मदर की प्रेगनेंसी में क्या इशू थे, बर्थ कैसी थी, उसके बाद बच्चे की बाकी डेवलपमेंट कैसी थी, और किस टाइम पे क्या क्या फैक्टर्स थे, कौन से मेडिकल इश्यूज थे जो उस टाइम पे परसिस्टेंटली चलते रहे 2-3 साल, और उसके बाद अब जाके बच्चे की ओवरऑल फिजिकल वेलबींग कैसी है, डेवलपमेंट कैसी है। तो इन सारी चीजों पे बेस्ड देयर आर मेनी स्ट्रेटजीज ऑन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, जो शायद आपको पिछले 4 साल पहले की चीजों में से पता चलता है कि ये इश्यूज हो सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिव मेडिकल अप्रोच। बेसिकली इसमें आपको बच्चे की डाइट से लेके उसकी भी फिजिकल एक्टिविटी, उसकी स्लीपिंग पैटर्न्स, उसके बिहेवियर, इन सब की हिस्ट्री लेने के बाद मुझे ये भी मैटर करता है कि वो कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं रहता, उसे डायरिया तो नहीं होता बार बार। तो मेरी ट्रीटमेंट ये सारी डिटेल्स लेने के बाद बनती है, क्योंकि मैंने उसके लिए जो प्लान देना है मुझे उसकी ओवरऑल वेलबींग चाहिए। नो डाउट जब पेरेंट मेरे पास आएगा तो वैसे तो 5-7 बड़े बड़े इशू सबके होते हैं कि जी हाइपर एक्टिव है, स्पीच डिले है, कॉग्निटिव एबिलिटीज कम है। पर जब मैंने ट्रीटमेंट प्लान बनानी है तो दिस इज माय ड्यूटी कि मैं उनको गाइड करूं कि स्लीप इशू है तो सिर्फ एक स्लीप के लिए मेडिसिन दे के काम नहीं खत्म होता। अगर वो बच्चा सारा दिन स्क्रीन देखता रहता है, या वो बच्चा सारा दिन जंक खाता है या मीठा खाता रहता है, तो यू हैव टू कंट्रोल दैट एज वेल। तो हमें पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन पे भी चलना है। हमने सिर्फ एक इशू के लिए एक ट्रीटमेंट देकर काम खत्म नहीं करना। और इस अप्रोच से बेसिकली आफ्टर फ्यू मंथ्स जो आप में जब चेंजेस आती हैं, इंप्रूवमेंट्स होती हैं, वो लॉन्ग टर्म होती हैं। आप डिपेंडेंट नहीं होते ट्रीटमेंट के ऊपर। और बायोमेडिकल अप्रोच पे ट्रीटमेंट पे हमेशा ये होता है कि 6 महीने के बाद आप 6 महीने पहले जहां होते हो उससे बहुत बेहतर लेवल पर होते हो, चाहे एडल्ट्स हों या चाहे बच्चे। ओके। अच्छा, एक चीज मैं अपनी आसानी के लिए भी और व्यूअर्स की आसानी के लिए भी पूछना चाहूंगा, वो ये कि आपके पास जब आता है कोई भी इंडिविजुअल, तो ट्रीटमेंट स्टेप्स होते क्या हैं? जिस तरह एक स्टेप तो मुझे पता लग गया कि हिस्ट्री टेकिंग है, देन मेरे अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुछ टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, एंड देन बेस्ड ऑन दोज टेस्ट आप कुछ डाइट प्लान करते हैं, एंड देन उसको फॉलो अप करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत होती है तो करते हैं, एंड इस तरह चलता है। इसको ठीक है। आप बताना सो चाहें जरा। ओके, बेसिकली जो मेरा तरीकाकार है, मैं पहली मीटिंग में मुझे डिटेल हिस्ट्री चाहिए होती है पेरेंट्स की, अपनी हेल्थ की, बच्चे की हेल्थ की, एंड यस कुछ बेस लाइन ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम पाकिस्तान से करवा सकते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया विटामिन डी है, आयरन के लेवल्स हैं, कुछ बेसिक वायरल पैनल डिपेंडिंग ऑन चाइल्ड्स प्रॉब्लम्स। इसके अलावा लिवर फंक्शंस हैं, विटामिन B12 के लेवल्स हैं। और ये बस बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं। इनमें से ज्यादातर हमें न्यूट्रिशनल जो मार्कर्स हैं वो हेल्प करते हैं। एक कंप्लीट ब्लड काउंट भी कराया जाता है जिसमें हमें काफी बार सेल काउंट डिरेंज मिलता है, जो कि डिफरेंट चीजों को सिग्निफाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपको इजिनोफिल्स बहुत बार रेज्ड मिलते हैं, वो बच्चे जिनको एलर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं या जिनमें पेट के कीड़े हैं। तो इस तरह कुछ हमें वहां से हेल्प मिलती है। और ऑब्वियसली अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो उसको स्लीप इश्यूज आ रहे होते हैं, खा पी रहा होता है पर वेट गेन नहीं हो रहा होता, या कॉफिंग एलर्जीज बहुत ज्यादा रहती हैं। तो इस तरह ये हमें ये वाले टेस्ट हेल्प करते हैं। बट क्योंकि हमारे बच्चों के मसला है कि जी टेस्टिंग, ब्लड सैंपल लेना और ये सब, मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट मीटिंग में ये होती है कि अगर पेरेंट्स कंफर्टेबल हैं तो मैं उनको बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस पे गाइड करती हूँ। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, जो कि ज्यादातर नहीं होते, तो मैं फर्स्ट मीटिंग पे आई ट्राई कि हम एक बेसलाइन सप्लीमेंट प्लान से स्टार्ट कर लें, जितना उनके लिए आसान है, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर हम फॉलो अप पे मेरा ज्यादा फोकस होता है। जब पेरेंट्स का ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका होता है तो देन आई ट्राई माय बेस्ट कि अब हम उनको गाइड करें लोकल टेस्ट के लिए। और इंटरनेशनल टेस्ट जो हैं, आपको जिनकी मैं डिटेल थोड़ी देर बाद दूंगी, तो इंटरनेशनल टेस्ट एक्सपेंसिव है काफी ज्यादा। वो मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि अगर तो डिपेंडिंग ऑन एज,
बच्चे की एज या सिवियरिटी। अगर बच्चा काफी ज्यादा बड़ी एज का है, सिवियरिटी किसी बिहेवियर की बहुत ज्यादा है, मतलब हिटिंग करता है, तो उसमें मैं फिर प्रायोरिटाइज कर लेती हूँ कि कौन से टेस्ट हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हमें चाहिए, उस पे गाइड करते हैं एंड देन हम करवा सकते हैं। अदरवाइज देयर इज अ बिग लिस्ट ऑफ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस फ्रॉम अमेरिकन डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हम्म। हर ऑटिस्टिक बच्चे की होनी चाहिए, जिसमें ईईजी भी होना चाहिए, जिसमें सीटी एमआरआई या सीटी स्कैन भी होना चाहिए, जिसमें फुल हेड टू टो ब्लड एनालिसिस होना चाहिए, यूरिन टेस्टिंग होनी चाहिए, स्टूल एनालिसिस होना चाहिए। तो इस तरह अमेरिकन डॉक्टर्स ये सब करवाते हैं इन्वेस्टिगेशंस, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया कुछ चीजें, देन समटाइम पीपल डोंट बिलीव कि हमें ये हेल्प भी करेंगे। तो मैं ये ऑफ एंड ऑन जैसे जैसे हमारा फॉलोअप होता जाता है, तो जिस जिसकी नीड हमें लगती है, हम उस तरह ये लाइन अप करते जाते हैं। एंड यस, इसमें कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो जिन्हें मालूम होता है, जिनको पता है कि ये इन्वेस्टिगेशन हेल्प कर सकती हैं, तो देयर प्रायोरिटी इज ऑलवेज टू फर्स्ट गो फॉर द टेस्टिंग एंड देन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। मैंने एक टॉक में सुना, कुछ बेसिक टेस्टिंग की बात हो रही थी, वो किसी क्वेश्चन का आंसर था, या कि कुछ बेसिक टेस्ट जरूर ऐसे हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान को बनाने के लिए। तो अगर मैं ये पूछना चाहूँ, आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, कि वो बेसिक टेस्टिंग क्या हो सकती है, क्योंकि आपने कहा कि वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो कुछ ऐसा चीज है क्या, कुछ जी बिल्कुल। हम इंटरनेशनल टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं या लोकली अवेलेबल जो पाकिस्तान में होते हैं, जो काफी कम है? नहीं, इंटरनेशनल टेस्ट जो यहाँ पे इंटरनेशनल टेस्ट में, अवेलेबल नहीं है। ठीक है। सो जो इंटरनेशनल टेस्टिंग है, बेसिकली अमेरिकन फेमस लैब्स हैं कुछ, जो जहाँ पे ज्यादा वो काम कर रहे हैं इस फील्ड में। और ग्रेट प्लेन्स लैब के नाम से एक बहुत फेमस लैब थी, जो कि अब कन्वर्ट हो चुकी है मोजाइक डायग्नोस्टिक के नाम पे, ठीक है। सो ओके। एक लैब की मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, अदरवाइज देयर आर अदर लैब्स एज वेल, बट क्योंकि मैं पिछले काफी सालों से इस लैब के साथ काम कर रही हूँ, तो मैं इसी के ज्यादा कोट करती हूँ। जैसे मैंने आपको फूड एंड, जब मैंने अब जो मैंने कॉजेज आपको बताए हैं ना, जो मेजर बायोमेडिकल कॉजेज, उन्हीं के लिए टेस्टिंग भी होती है। फूड हम्म। इंटॉलरेंस के लिए आईजीजी फूड एनालिसिस होता है। आईजीजी एक एंटीबॉडी है जो कि क्रॉनिकली जब कुछ कुछ चीजों का महीनों सालों तक एक्सपोजर रहता है, तो वो एंटीबॉडी उसके रिएक्शन में बनना शुरू होती है। तो आईजीजी फूड इंटॉलरेंस टेस्ट हमें हेल्प करता है, जिस जिस फूड प्रोडक्ट के अगेंस्ट वो रेज्ड आती है, हम उसे डाइट में से निकाल सकते हैं। एक बड़ा हम्म। कॉमन सवाल लोगों का होता है कि जी फूड एलर्जी टेस्ट तो पाकिस्तान में भी होता है, और बहुत से लोग इसी वजह से यहाँ से करवा भी लेते हैं। पाकिस्तान में जो फूड एलर्जी टेस्ट होते हैं, उनमें मार्कर्स बहुत ज्यादा कम है, मतलब 6 7 8 या 10 मार्कर्स को वो टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान में आप मिल्क के लिए करवाओ, तो उसमें सिर्फ मिल्क आ जाएगा, दैट्स इट। अगर आप हम्म। मोजाइक डायग्नोस्टिक से फूड सेंसिटिविटी टेस्ट करवा रहे हैं, तो उसमें काउ मिल्क अलग से आएगा, गोट मिल्क अलग से आएगा, उसमें योगर्ट अलग से मेंशन होगा, चैडर चीज, मोज़रेला चीज अलग से होगी। तो हम्म। एक तो ये बहुत ज्यादा डिटेल आपको उसमें, आपको फायदा ये होता है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जीज है, और उसमें अगर आपको योगर्ट से नहीं है, तो इन सम केसेस आई अलाउ कि आप योगर्ट यूज कर लें। दो के मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है कि आप दूध को बिल्कुल ही बंद कर दें, और उसकी प्रोडक्ट्स भी। बट ऑटिस्टिक बच्चे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए इतनी ज्यादा उनकी डिपेंडेंस होती है डेयरी पे, कि आप ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ बंद नहीं कर सकते। तो इन केसेस में आपको पता चल जाता है, आप प्रायोरिटाइज कर लेते हो कि 1 2 3 पे क्या ऑफ करना है। सेकेंडली, जो पाकिस्तान में जो टेस्ट होते हैं, उसमें आपको सिर्फ आ जाएगा यस, इसकी एलर्जी है। बट ओके। जो अमेरिकन लैब है, उसमें आपको बार्स होती हैं, जोन्स ओके। होते हैं, येलो हम्म। ग्रीन ब्लू एंड रेड। वो जोन्स आपको बताते हैं नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर। तो हम्म। इसमें आपको ये आसानी हो जाती है कि सिवियर वालों को आप फौरन से बंद करवा दो, मॉडरेट वालों को आप थोड़ा सा टाइम लो, बिकॉज डाइटरी चेंज फॉर अ पिकी ईटर ऑटिस्टिक इज वेरी डिफिकल्ट। हम्म। मैं देखती हूँ ग्रुप्स में डिस्कस होता है, लोग एक दूसरे को कहते हैं हमने दूध बंद किया, तुम भी दूध बंद कर दो, हमने गंदम बंद की, तुम भी बंद कर दो, बस यही सही है। ये इतना हम्म। आसान नहीं है। छोटे हम्म। बच्चे, 5 ईयर से कम बच्चे, आप उनके लिए ये सब कुछ बंद करते हो, उनके डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है। मैंने बहुत कॉमनली देखा है, दो के अमेरिकन डॉक्टर्स भी, बायोमेडिकल डॉक्टर्स, वो दूध और गंदम सबके लिए बंद करवाना प्रेफर करते हैं, बट समहाउ मैंने देखा है कि जिन बच्चों को ये एलर्जीज या सेंसिटिविटी नहीं होती, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दूध और गंदम निकलने से, डाइट से। तो अगर आपको इनसे प्रॉब्लम है और आपकी डाइट से ये निकलेंगे, तो आपके बच्चे में बहुत मार्क्ड चेंजेस आते हैं। सो टेस्ट आपको समहाउ हेल्प कर देता है।
कि एक तो आपको बिल्कुल क्लासिकल वो आपके बच्चे का स्टेटस पता चल जाता है, सिवियरिटी पता चल जाती है, प्लस ये आईजीजी फूड मैप में 200 प्लस मार्कर्स टेस्ट होते हैं, तो ये डिफरेंस है। इसमें मैंने इतनी डिटेल आपको इसलिए बताई है कि ये वो कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मुझसे मेरे क्लिनिक में भी करते हैं, और हम्म लोगों को समहाउ जाने के बाद भी डाउट रहता है कि हमसे पाकिस्तान लैब वाला क्यों नहीं कराया। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। राइट। हैवी मेटल एनालिसिस है, बालों का टेस्ट होता है, और सॉरी आईजीजी फूड के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। हैवी मेटल एनालिसिस के लिए बालों का सैंपल लिया जाता है, और इसमें कुछ हैवी मेटल्स के बारे में हमें पता चलता है जो कि स्पीच डिले कर सकते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। एक यूरिन सैंपल है बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में, उसे ऑर्गेनिक एसिड यूरिन टेस्ट कहा जाता है। ऑर्गेनिक एसिड यूरिन टेस्ट का भी बड़ा कॉमन सवाल है, ये भी कुछ लैब्स में पाकिस्तान में होता है, बट अगेन इसमें बहुत सिंपल और बहुत कम मार्कर्स टेस्ट किए जाते हैं, और जो इंटरनेशनल लैब में होता है उसमें 100+ मार्कर्स होते हैं, वो हमें ज्यादा डिटेल्स देता है। अगेन ये ज्यादा सेंसिटिव होता है, ज्यादा डिटेल्स मिलती हैं। माइकोटॉक्स प्रोफाइल एक बहुत फेमस टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें हमें मोल टॉक्सिसिटी का पता चलता है। स्टूल टेस्ट किया जाता है, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हो कि बच्चे का जो गट माइक्रोबायोम है वो कैसा है, गुड बैक्टीरिया कौन सा है, कौन सा नहीं है, बैड कितना है, गट हेल्थ कैसी है, मिकोजा कितना डैमेज्ड है, कोई वायरल इन्फेक्शंस तो नहीं चल रहे। तो उस स्टूल टेस्ट आपको हेल्प कर सकता है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट में डीएनए मिथिलेशन टेस्ट भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मिथिलेशन एरर्स बच्चों के बड़े कॉमन है। और इसके अलावा भी और काफी सारे टेस्ट हैं, न्यूट्रिशनल पैनल भी होता है। मैं इनमें से कुछ को प्रेफर करती हूँ यूज करना, कुछ और भी हैं वो इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। फ्राट टेस्ट भी एक है जो कि सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी के लिए किया जाता है, और सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी को भी एक कॉज समझा जाता है ऑटिज्म का। ठीक है, ओके। तो ये जरा ये कुछ है, अभी देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। राइट राइट, चलें, हमें थोड़ा उससे आइडिया तो हो गया कि किस किस्म के टेस्टिंग अवेलेबल है लोकली और इंटरनेशनली भी। एक और चीज़ जो मेरे समझ में आई वो ये कि आपके पास आने के लिए क्या फिजिकली आना ज़रूरी है या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी पॉसिबल है, और वो भी हो रही है? जी, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस यूजली जूम वीडियो कॉल के थ्रू होती हैं, अगर किसी के पास जूम एक्सेस नहीं है तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू होती हैं। हम्म। अच्छा, एक आपके जो वेबसाइट पे मैं देख रहा था पैनल जो है आपका, उसमें डॉक्टर कर्ट और डॉक्टर ट्रेसी का नाम मेंशन था। तो क्या उनसे अपॉइंटमेंट भी आपके थ्रू ली जा सकती है? और दूसरा ये कि मतलब उनसे अपॉइंटमेंट लेने का क्या फायदा है? ठीक है, सो डॉक्टर कर्ट और डॉक्टर ट्रेसी जो हैं ये अमेरिकन बायोमेडिकल एक्सपर्ट हैं, इनका 25-30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर कर्ट बेसिकली मेरे सुपरवाइजर भी रह चुके हैं, और अभी तक मेरे सुपरवाइजर हैं। मैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस हमेशा उनसे डिस्कस करती हूँ। सो उसमें जो हमें बेनिफिट है वो ये है कि डॉक्टर कर्ट ने जो पाकिस्तान में कंसल्टेशंस प्रोवाइड करते हैं वो डिस्काउंटेड है। प्लस पर उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि वो आपको वो उनके साथ हमारी को कंसल्टेशंस होती हैं, लाइक मैं भी मौजूद होती हूँ और डॉक्टर कर्ट भी होते हैं। उसकी रीजन ये है कि डॉक्टर कर्ट को पेशेंट का डाटा और सारी डिटेल्स वो प्रिपेयर करके मुझे देनी होती है, एंड देन आफ्टर द मीटिंग आई एम रिस्पॉन्सिबल टू अरेंज योर ट्रीटमेंट प्लान्स। सो दिस इज द रीजन व्हाई डॉक्टर कर्ट हैज एग्रीड टू गिव अस मीटिंग्स ऑन डिस्काउंट, बिकॉज उनमें उनको बहुत ज्यादा काम फिर नहीं करना पड़ता। सो अगर आपको इंडिविजुअली डॉक्टर कर्ट की मीटिंग चाहिए तो आपको फुल फी लेके हम्म उनसे लेनी पड़ेगी, और अगर आपको डिस्काउंटेड चाहिए तो वो मेरे थ्रू होगा। बट वैसे बहरहाल पाकिस्तान से वो इंडिपेंडेंट मीटिंग्स मेरा ख्याल है एक्सेप्ट करते भी नहीं है, बिकॉज ही हम्म प्रेफर्स दैट कि हमारी को कंसल्टेशन हो, बिकॉज मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ, हमारा किस किस्म का जो भी हम्म डेमोग्राफिक डाटा है, तो उन्हें लगता है कि उस वहां के रहने वाले डॉक्टर को शायद ज्यादा उन चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो। हम्म। राइट। एक और क्वेश्चन जो पेरेंट्स के जहन में, या नए पेरेंट्स जो कि बायोमेडिसिन की तरफ आना चाहते हैं और कुछ डरते हुए नहीं आते, और कुछ कुछ और वजह से नहीं आ रहे होते हैं, और बीच में होते हैं, फंसे होते हैं। हम्म। तो उनके लिए आप क्या कहती हैं कि उनकी तसल्ली के और पेरेंट्स भी हैं जो ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ऑलरेडी? उनकी सक्सेस स्टोरीज आपके चैनल पे, जो यूट्यूब चैनल है आपका, उस पे भी होती हैं। किस तरह उनकी तसल्ली हो सकती है या होनी चाहिए, या आप उनको क्या एडवाइस करती हैं या क्या सजेशन? ओके, सो कोई भी न्यू पेरेंट्स जो कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं बट दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज, एक तो उसमें ये है कि आई ट्राई माई बेस्ट कि हम
थोड़े थोड़े अरसे के बाद जो भी जनरल क्वेरीज हमें मिलती हैं, हम उस पर कोई ना कोई वीडियो अपलोड करते हैं, वो डिटेल्स पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी आपके चैनल के थ्रू हो रहा है, ताकि जो कॉमन इस तरह के डाउट्स हैं उनको जवाब दिया जा सके। सेकेंडली, उसके बाद भी जो मेरे अपने भी पेशेंट जो मुझसे फर्स्ट मीटिंग के लिए आते हैं, मेरा एक अपॉइंटमेंट के लिए ग्रुप है। आई ट्राई माई बेस्ट कि जब मुझसे लोगों ने अपॉइंटमेंट के लिए भी कांटेक्ट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें कुछ स्पेसिफिक डाटा प्रोवाइड किया जाए रिगार्डिंग ऑल द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। वो मेरे पास आए तो उनके पास सवाल हो, कुछ ना कुछ समझ आया हुआ, वो बिल्कुल ब्लैंक ना हो। हम्म। उसके बाद भी आप जब मीटिंग के लिए आते हैं एंड देन आप डिस्कस करते हो, और देन इफ यू हैव सम क्वेरीज, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो चाहते हैं कि हमें पहले किसी और से पता, हम किसी पेरेंट से, लाइक सम टाइम विदाउट एनी रीजन लोग चाहते हैं कि हम पहले किसी से बात करें, हमें पता हम्म। हो, फिर हम हम्म। हमें तसल्ली हो। तो यहाँ हम्म। क्लिनिक में तो ऐसा है कि 7-8 आवर्स अ डे क्लिनिक चल रहा होता है। वेटिंग एरिया में पेशेंट आपस में बातें कर रहे होते हैं, और स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू गो फॉर सम स्पेसिफिक रेमेडी, फॉर एग्जांपल मेरे पास न्यूरो फीडबैक थेरेपी है, ऑक्सीजन थेरेपी है, दीज आर एक्सपेंसिव मोडालिटीज। मैं हमेशा इसमें चाहती हूँ कि अगर कोई पेरेंट स्टार्ट करना चाहता है तो मैं उन्हें उन लोगों से कनेक्ट करवा देती हूँ। कुछ लोग, आई ट्राई माई बेस्ट कि जब हमारे सेशंस चल रहे होते हैं, आई इनवाइट पेरेंट्स कि आप आए रैंडमली किसी भी टाइम आए, और जिनके सेशंस चल रहे हैं उनसे मिलें और उनसे सब कुछ पूछें, वट एवर इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस। आई आई इनकरेज देम टू एक्सचेंज देयर नंबर्स। अगर वो राजी होते हैं तो यहीं पे होते हैं वो अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जस्ट अ फ्यू डेज बैक देयर वाज अ पेशेंट फ्रॉम मिलिट्री, और एक पेशेंट की ट्रीटमेंट चल रही थी, एक नया था, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग सेम प्रोफेशन के हैं तो उनको फ्री होने दें और आपस में डिस्कस करें, क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटस और आपकी आपस में जो भी वो चीजें वो कॉमन होंगी, तो आपके लिए आसान होगा एक दूसरे से करना। सो दे डिड इट। और कुछ ऐसे हम्म। लोग हैं अगर पेरेंट्स एग्री होता है तो हम कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देते हैं। और एक और ये होता है कि आई हैव माई ओन सेपरेट ग्रुप्स फॉर पेशेंट्स एंड पीपल अवेयरनेस, तो उसमें कमेंट्स वगैरह भी होते हैं समटाइम। इसमें एक बस इशू ये है कि वो बंदा जिसको बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स आ रही होती हैं, या जिनके बच्चे रिकवर ऑलमोस्ट कर जाते हैं, जिनके कर जाते हैं ना, वो अब हाईलाइट नहीं होना चाहते। आई हैव मल्टीपल पेरेंट्स जो मैं भी नहीं चाहती, बिकॉज जब सही है। मेरे अपने बेटे की भी बेहतरी एक स्टेज पे थी तो मैं नहीं चाहती थी कि उसके बारे में बात हो। सो आई हैव हम्म। मल्टीपल रिकवरी स्टोरीज, जो कि अब इवन वो मुझसे बात करते हुए भी डरते हैं कि कहीं मुझे उनका नाम याद ना आ जाए। ठीक है। तो या तो वो वाले भी है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट। सो जो लोग ऐसे जो है ना, जो दूसरों को अपनी जर्नी और अपना, वो जरा है कम, क्योंकि ठीक है। अभी भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत कम लोग हैं जो कि तैयार रहते हैं कि जो हमसे बात करने आ रहा है फॉर एन आई, बट क्लिनिक में तो क्योंकि मौजूद होते हैं तो एनी टाइम यू कैन जस्ट कम एंड सी एंड डिस्कस। और अगर कोई हमसे स्पेसिफिकली मांगता है और मेरे पास उस टाइम पे कोई ऐसा पेशेंट है जो कि अग्रीड है, जैसे आजकल रिसेंटली आई हैव फ्यू पेशेंट्स एंड दे आर वेरी मच पैशनेट, और वो जितना हो सकता है वो हर बंदे को गाइड कर रहे हैं। सो अभी तो इस तरह के लोग हैं जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं सबको। राइट। वन लास्ट क्वेश्चन, और कि आपका जो ये क्लिनिक है, इसकी लोकेशन है क्या, आप लोग कहाँ मौजूद है? हम लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं। E11 सेक्टर में क्लिनिक है। और जब आप हमें अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करते हैं तो आपको सारी डिटेल्स वहाँ से भी मिल जाती हैं, हमारी वेबसाइट से मिल जाती हैं, फेसबुक पेज है, और यूट्यूब चैनल भी है। एंड देन एक और चीज़ मुझे, वो भी आपने जो भी पहले क्वेश्चन किया कि यूट्यूब चैनल से या फेसबुक से भी आप पेरेंट्स के रिव्यूज़ वहाँ से ले सकते हैं। और हम्म। क्लिनिक पे मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि जो मोडालिटीज़ हमारे पास हैं, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग है ऑन डाइट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जो कि बच्चों के सिम्टम्स और उनकी नीड्स और बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। टेस्टिंग फैसिलिटीज मैंने आपको बताया, लोकल टेस्ट करवाने चाहिए, इंटरनेशनल करवाने चाहिए। विटामिन B12 की थेरेपी है जिसमें B12 के शॉट्स यूज किए जाते हैं, बहुत सेफ है, अमेरिका से इम्पोर्टेड होते हैं, जिसका स्पीच और कॉग्निशन में बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। ऑलमोस्ट 98% इम्प्रूवमेंट्स हमें मिलती हैं। और हम्म। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी है जिसे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी कहा जाता है, और न्यूरोफीडबैक थेरेपी। ये न्यूरो फीडबैक और ऑक्सीजन थेरेपी, इस पे हम इंशाल्लाह प्लान करेंगे कि कुछ सेपरेट सेशन रख सकें, क्योंकि बिल्कुल। ये पाकिस्तान में बहुत कम ही जगहों पे मैंने, खैर ऑक्सीजन का तो मैंने अभी सिर्फ आपसे ही देखा, और मुझे नहीं पता, हो सकता हो। लेकिन न्यूरो फीडबैक थेरेपी जो है, वो एक आध और भी मुझे क्वेश्चन मिला। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इस पे नेक्स्ट सेशंस में बात कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच जी वंस अगेन। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन जो हमें आपसे मिली है, ये हमारे लिए भी बहुत सी चीज़ें नई थी,
और व्यूअर्स के लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, इंफॉर्मेशनल होगा। सो थैंक यू वेरी मच जी वंस अगेन। यू वेलकम। ओके जी, और इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।